हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू टिक 18। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म समझेंगे, कुछ कीवर्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी के लाइंस को रीड करेंगे और उसी के साथ ये भी देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो हमें उसे कैसे पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो इसमें हम ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होता क्या है। देखिए अगर हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर अगर पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि अगर मान लो किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसके कितने पार्ट्स हैं, उनमें पार्ट्स में भी अंदर कुछ है तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा ही हमें स्पर्म के साथ करना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में अगर मैं स्पर्म के पार्ट्स बताऊं तो स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट जो होता है वो होता है हेड, सेकंड पार्ट जो कहीं होता है वो होता है नेक, थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है मिडल पीस और जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है टेल। तो हमें इन्हीं के बारे में एक एक कर कर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जो कि है हेड। ये देखिए हेड। तो यहाँ ये जो पोर्शन है ये पूरा हेड है। तो हम हेड के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि हेड में एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। जितना भी ये मैं वर्ड्स बोलूँगा ये सारे कीवर्ड्स होंगे, तो आप इन्हें अटेंटिव होकर सुनिए। तो पहला जो पॉइंट हम याद रखेंगे हेड के लिए वो है कि हमें इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो स्पर्म का हेड है उसके एंटीरियर पोजीशन पे, एंटीरियर पोजीशन यानी ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम किस काम में हेल्प करता है, तो देखिए एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स जिन्हें कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस काम आते हैं, देखिए जब स्पर्म और ओवम मीट करते हैं उन दोनों में फ्यूज़न होता है तो ओवम में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको स्पर्म डिज़ोल्व कर कर उसे फर्टिलाइज करता है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करता है। वो किसके थ्रू करता है, एक्रोसोम की थ्रू। तो एक्रोसोम का यही फंक्शन है कि एक्रोसोम ओवम की आउटर मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो ये तो था एक्रोसोम। अब हम अगर हेड के जो पार्ट्स है एक बार फटाफट रिकॉल करना चाहें तो उसमें देखिए सबसे पहले तो इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा स्पर्म के हेड के एंटीरियर पोजीशन पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये किस काम आते हैं, ये ओवम की आउटर मेम्ब्रेन को डिसोल्व करने में काम आते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है नेक। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है नेक। अब नेक के बारे में हमारी एनसीईआरटी में कुछ दे नहीं रखा, मतलब लेकिन उसमें पॉइंट्स में कुछ नहीं दे रखा। डायग्राम में तो नेक वाला पार्ट शो कर रखा है लेकिन उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया हुआ नहीं है। लेकिन हम उसके बारे में एक दो पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम नेक की बात करें तो जो इसमें नेक में पहला पार्ट होता है, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो पहला जो सेंट्रियोल पाया जाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा जो सेंट्रियोल पाया जाता है वो है डिस्टियल सेंट्रियोल। यानी कि नेक में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टियल सेंट्रियोल। अब प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सियल मतलब आगे, तो प्रोक्सिमल वाला जो सेंट्रियोल होता है वो हेड के साथ पाया जाता है और जो डिस्टियल सेंट्रियोल होता है वो पीछे वाले पार्ट के साथ पाया जाता है, टेल वाले पार्ट के साथ। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अगर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के फंक्शन की मैं बात करूं तो देखिए एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम मीट करते हैं, उन दोनों में फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है। अब फिर जाइगोट से एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें बहुत सारी क्लीवेज डिवीजन्स होती हैं। तो जब जाइगोट में जो पहली क्लीवेज डिवीज़न होती है वो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की वजह से होती है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन यही है कि ये हेल्प करता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न में। डिस्टियल सेंट्रियोल के फंक्शंस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। तो डिस्टियल सेंट्रियोल में हम सीधा ये लिखेंगे कि ये टेल फिलामेंट के साथ अटैच होता है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन तो ये है कि ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में काम आता है और डिस्टियल सेंट्रियोल ये टेल फिलामेंट के साथ अटैच होता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट के बारे में जो कि है
मिडल पीस। तो ये देखिए, ये पूरा है मिडल पीस। अब मिडल पीस का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो समझिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी किसी भी सेल का पावर हाउस। लेकिन अब ये प्रेजेंट है स्पर्म में, और स्पर्म भी एक सेल है, तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म है। अब पावर हाउस स्पर्म को पावर की ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखिए, जब स्पर्म मूव करता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है मूव करने के लिए। तो ये था मिडल पीस। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है, उसकी एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अगर हम बात करें लास्ट पार्ट के बारे में, वो है टेल। अब टेल किस काम आती है? टेल स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है, यानी स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करती है। अब आप सोचेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है और टेल भी। तो देखिए, जिस स्ट्रक्चर से स्पर्म एनर्जी लेता है मूव करने के लिए, वो तो है माइटोकॉन्ड्रिया, और जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से मूव करता है स्पर्म, वो है टेल। यानी मूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है टेल, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मूवमेंट के लिए, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो टेल का पहला फंक्शन तो यही है कि स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है। और टेल में अगर हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो टेल में एक एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जैसे कि ये मैं देखिए ये बना रहा हूँ, ये है एक्सियल फिलामेंट जो कि टेल के अंदर पाया जाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए सारे पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे और ये देखेंगे कि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज मैनर में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं ये दूसरा डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। ये एनसीईआरटी का नहीं, ये केवल आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी के डायग्राम पर फोकस करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई डायग्राम पूछा भी जाता है लेबलिंग के लिए तो उसमें एनसीईआरटी का ही डायग्राम पूछा जाएगा, बाहर से कुछ नहीं। ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए, स्पर्म के पार्ट्स की अगर बात करें तो हेड, नेक, मिडल पीस और लास्ट पार्ट जो कि है टेल। हेड में एक्रोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, नेक में सेंट्रियोल पाया जाता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और ये है टेल। अब एक बात ये भी है कि पूरा स्पर्म कवर रहता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, और हमारे पीछे एनसीईआरटी वाले डायग्राम में भी ये चीज़ दिखा रखी है। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरे स्पर्म पर कवर रहती है। चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में इसके बारे में पैराग्राफ में दे रखा है, हम इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर पढ़ेंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो हम इसका आंसर लिख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखना पड़ेगा। और जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा स्पर्म है जो वो एनवेलप्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब इनके एक एक कर अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पार्ट जो हेड, इट इज़ एन एनलार्ज्ड एंड ऑफ स्पर्म कंटेनिंग एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बताया था कि एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। The acrosome contain hydrolytic enzyme that help in dissolving membrane of ovum for fertilization। ये भी बताया था। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो सेकंड पार्ट है नेक। It contain proximal centriole which is necessary for first cleavage division and distal centriole that is connected to tail filament। ये फर्स्ट सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कंटेन करता है जो कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के लिए ज़रूरी है, और डिस्टल सेंट्रियोल जो टेल फिलामेंट से अटैच होता है। अगर थर्ड पार्ट की तरफ चलें
तो मिडल पीस है थर्ड पार्ट, middle piece. It contain a number of mitochondria that provide energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करती है और फर्टिलाइजेशन हो पाता है जिससे कि। अगर लास्ट पार्ट की तरफ देखें तो वो है टेल. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट हेल्प द स्पर्म टू स्विम इन अ फ्लूइड मीडियम. तो टेल के बारे में भी बता चुके हैं कि एक एक्सियल फिलामेंट कंटेन करके रखता है और इस ये स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है. तो ये थे 4 पार्ट्स और स्पर्म का स्ट्रक्चर. अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इन पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना. अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो ही फुल मार्क्स मिल पाएंगे. For PDF notes of this lecture and other study material, join Tricks 18 on Telegram, link given in description.